यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स को। जैसे कि हमने एक चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है बल एंड यांत्रिकी करके। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि मात्रक पद्धति क्या होती है, मूल व व्युत्पन्न मात्रक क्या होती है। तो बेसिक चीज़ें जो है यानी कि स्टार्टिंग के जो 7 टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 से लेकर पॉइंट नंबर 16 तक अगर हम कंप्लीट करते हैं तब जाकर हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पॉइंट नंबर 8 से। बेसिकली ये यूनिट जो है 3 भागों में यहाँ पर कवर होगी, क्योंकि पूरे के पूरे जो ये आप 16 टॉपिक देख रहे हैं ये अपने आप में एक एक चैप्टर है। अगर आप क्लास 11 की फिजिक्स की बुक खोलकर देखेंगे तो उसमें शुरू से स्टार्ट किया हुआ है। जैसे मात्रक पद्धति, मूल व्युत्पन्न मात्रक एक चैप्टर हो गया, कार्य वाला एक चैप्टर हो गया, बल वाला एक चैप्टर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स को मिलाकर क्या किया गया है, एक यूनिट यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है वो थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं, देन अपन नए पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा था मात्रक पद्धति के बारे में, ऐसा यूनिट एमकेएस पद्धति क्या होती है ना, एफपीएस पद्धति क्या होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करी। फिर अपन ने जो यूनिट्स होती है 10⁻³ होगा, 10⁻³ होगा, उसे क्या कहेंगे। ठीक है, फिर अपन ने मूल व्युत्पन्न मात्रक जो 7 मेन यूनिट है उसके बारे में देखा। फिर हमने डिराइव्ड यूनिट वाली चीजों को देखा, वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई। फिर हमने डायमेंशनल चीजें जो होती है MLT-1, MLT-2, LT-1, ये किसकी यूनिट होती है, ये किसके डायमेंशनल यूनिट, ये किसका विमीय सूत्र होता है, ये सब डिस्कस किया। सार्थक अंक अपन ने देख लिए थे कि 45.02 में कितने सार्थक अंक है, तो 4 सार्थक अंक है। 45.00 में कितने हैं, तो ऐसे करके अपन ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण क्या होता है, एक समान त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। गति के नियम, तीनों नियम अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, पहली जो इक्वेशन हुई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हो गई। दूसरी कौन सी थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया। तीसरी इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ पर हो गई। 3 इक्वेशन कर ली थी। फिर हम लोग आ गए थे न्यूटन के गति के तीनों नियम के ऊपर। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला नियम जो हमारा यहाँ पर था जड़त्व का नियम था। फिर जड़त्व के नियम के 3 टाइप थे, है ना, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और एंगल डायरेक्शन वाला जड़त्व। 3 कर लिए, है ना। जड़त्व का नियम, पहला नियम कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा संवेग संरक्षण वाला नियम, गति का नियम हो गया। ठीक है, न्यूटन वाला नियम जो F इज इक्वल टू ma बताता है वो अपना कंप्लीट हो गया, जो बल के परिमाण को शो करता है। फिर अपन ने प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन की गति के तीसरे नियम को अंडरस्टैंड किया, तीसरे नियम को समझा। यहाँ तक अपन ने सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी, एक आधो क्वेश्चन भी कंप्लीट किए थे। अब हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है आपका संवेग से रिलेटेड, पॉइंट नंबर 8 को देखिएगा। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है और आवेग क्या होता है, ये चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक आधो बन सकते हैं संवेग और आवेग से रिलेटेड। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग स्थैतिक व गतिक घर्षण क्या होता है, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर क्या होता है। इसमें आपको सारे टाइप के जो फ्रिक्शन है, जस्ट लाइक लोटनिक घर्षण क्या होता है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर अपन वृत्तीय गति के बाद जो अपना आ जाएगा अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, कार्य ऊर्जा, शक्ति की डेफिनेशन, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। यहाँ तक अपन ट्राई करेंगे कि आज की क्लास में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डीपर न्यूमेरिकल्स वाली चीजें है, तो आज अपन को न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा थ्योरी बनती नहीं है, अगर क्वेश्चन आता है तो वो न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक है, और डेली लाइफ में यूज होने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए अपन इनको प्रैक्टिस कर लेंगे। ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, फिर अपन संवेग संरक्षण के नियम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि संवेग और आवेग में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले संवेग के बारे में देखा जाए तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। जैसे कि कोई बॉल जो है सामने से मेरे ऊपर आ रही है, ठीक है, तो उस बॉल का द्रव्यमान क्या है और किस वेलोसिटी से आ रही है, वो चीज क्या कहलाएगी, उसका संवेग यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, आप इमेजिन करते जाओ, जो जो भी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है आप उसको रियल लाइफ में इमेजिन करो, क्योंकि पूरी फिजिक्स जो है रियल लाइफ से कनेक्टेड है। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का अगर मैं गुणनफल कर दूं तो मुझे उसका संवेग पता चल जाएगा। ठीक है, क्रिकेट बॉल वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आएंगे, फुटबॉल वाले क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से बनेंगे। अगला देखिएगा, आवेग इम्पल्स यहाँ पर क्या होता है, किसी बल और समय अंतराल करता है, क्या कहलाता है, इम्पल्स आवेग यहाँ पर कहलाता है। मतलब क्या बोला है, इम्पल्स क्या होता है, किसी बल मतलब कोई भी एक प्रकार का बल, है ना, और उसके समय अंतराल का जो गुणनफल होगा वो चीज क्या कहलाएगी, आवेग यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है,
अब इसका कोई रियल एग्जांपल बताओ। रियल एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, ठीक है, मैं बैट बॉल से खेल रही हूँ, तो वो बॉल जो जितने समय के लिए उस बैट पर टकराई, उस बैट से कनेक्टेड रही, उस बैट से जुड़ी हुई रही, तो वो वाली चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, जितने फोर्स से आई, मतलब कि 10 न्यूटन का फोर्स उसने बैट के ऊपर लगाया, ठीक है, कुछ 0.1 सेकेंड के लिए या फिर 1 सेकेंड के लिए वो बॉल बैट से अटैच रही, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें उसका इम्पल्स पता चलेगा, ठीक है। संवेग समझ में आ गया कि किस वेग से वो आ रही है, उसमें उस जो बॉल है उसका द्रव्यमान जैसे कि 900 ग्राम हो गया, 1 kg हो गया, वो कैलकुलेट कर लिया, तो वहां से संवेग आ जाएगा। आवेग जितने न्यूटन का फोर्स लगाया गया है वस्तु के ऊपर और जितने समय अंतराल के लिए लगाया गया, मान लो 10 सेकेंड के लिए लगा, मान लो 1 सेकेंड के लिए लगा, तो वहां से अपना इम्पल्स निकल कर आ जाएगा। अब बेसिक तो ये हो गया कि डेफिनेशन पढ़ लो, सदिश अदिश पढ़ लो और मात्रक पढ़ लो, ठीक है, तो वो चीजें भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। संवेग वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, ठीक है। ये देखो एक बार चीज, एक बार आप ये पढ़ो, साथ में मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करिएगा। कुछ बेसिक चीजें जो कि मैथ्स से रिलेटेड है वो आपको फिजिक्स में भी आनी है। इवन जब आप यही वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जहां पर आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय और कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग क्या होगा, वहां पर आपको डिफरेंशिएशन भी सीखना है, मतलब अवकलन समाकलन सीखना है ना। और मैथ्स में भी आई थिंक आप पहली बार ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे होंगे एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि पहले आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, ठीक है। बट ठीक है, अगर अभी ये चीजें साइंस वालों को भी आ रही है तो जरूर से मेंशन करिएगा, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिसके थ्रू डिफरेंशिएशन व इंटीग्रेशन को समझा जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। संवेग होता क्या है, वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल है, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, P से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, mv ये हो जाएगा। आवेग क्या होता है, आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के समय का गुणनफल है, जो बल यहाँ पर लग रहा है और जितने भी समय के लिए लग रहा है वो उसका गुणनफल हो जाएगा। देखो अब संवेग जो होता है वो सदिश राशि यहाँ पर होगा और साथ ही आवेग भी क्या होता है, सदिश राशि यहाँ पर होता है। अब संवेग का मात्रक निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, m क्या होता है, kg होता है, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप इसको कन्वर्ट करोगे kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, और समय क्या हो जाएगा अपना, सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया तो kg मीटर प्रति सेकंड अपना किसका मात्रक आ गया, आवेग का मात्रक आ गया। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी दो राशियां समान है, ये साइंस के 2023 का जो प्री पेपर था उसमें पूछा गया था, ठीक है, कि कौन सी दो राशियां समान है। तो आवेग और संवेग की जो यूनिट है, जो डायमेंशनल यूनिट है वो भी कैसी होगी, समान होगी। अगर आप इसका डायमेंशनल यूनिट बनाने गए तो कैसे बनाओगे, जैसे kg मीटर प्रति सेकंड हो गया, kg के लिए आप m लगाते हो, है ना, मास हो गया, मीटर के लिए आप l लगाओगे, और सेकंड डिवाइड में है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, mlt -1 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल बेसिक क्लास 9th वाला बेसिक डिफरेंस हो गया आवेग और संवेग का, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर कोई आपसे रिलेशन निकालने को बोल दे, या फिर जो अभी मैं आपको बता रही थी कि एक क्रिकेट की बॉल इतने समय के लिए बैट से टकराती है, तो वहां से आप उसका संवेग और आवेग निकाल सकते हो। और अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने को बोला जाए तो कैसे पता चलेगा, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन जो होता है उस पर लगाए गए आवेग के बराबर होगा। संवेग में परिवर्तन मतलब डेल पी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। संवेग में परिवर्तन उस वस्तु पर लगाए गए आवेग इम्पल्स के बराबर यहाँ पर होता है। सो क्या मैं ये यहाँ पर कह सकती हूँ, संवेग में परिवर्तन मतलब बाद का संवेग माइनस पहले का संवेग किसके बराबर हो जाएगा, इम्पल्स के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। I इज इक्वल टू P2 माइनस P1, या फिर आप इसको सिंपल लिख लो I इज इक्वल टू डेल P, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर आप देखें तो I का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, बल इनटू जो परिवर्तन यहाँ पर हुआ है या जितने समय का डिफरेंस के लिए जो है वस्तु से ये टच हुआ है वो वाली चीज हो जाएगी। और संवेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, और ये बोल रहा है संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। हम क्या बोल रहे हैं, आवेग जो है संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा,
आवेग का फॉर्मूला हो गया एफ डेल टी, और संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, एम डेल वी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि एक क्रिकेट की बॉल जो है बैट से जाकर टकराती है, इतने वेलोसिटी से जाती है, तो शुरू की वेलोसिटी बाद की वेलोसिटी आप कर लेंगे, समय डिफरेंस आपसे पूछ लिया, 100 न्यूटन आपको पूछ लिया, तो इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है कंप्लीटली न्यूमेरिकल क्लास होगी, उसमें हम लोग ये सारे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अब आवेग की एप्लीकेशंस क्या क्या है, आवेग का प्रयोग आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्टली टक्कर के विश्लेषण में आवेग महत्वपूर्ण होता है। कोई भी कॉलिजन, कोई भी टक्कर यहाँ पर हो रही है, उसमें आवेग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि कोई भी दो वस्तुएं टकराई थी, कितने समय के लिए टकराई थी, कितने बल से यहाँ पर टकराई थी, कितना न्यूटन का बल इसने आरोपित किया। आपने संघट का नियम अगर कहीं पढ़ा हो तो वो चीज़ें सब कुछ यहीं से आती है। इसका उपयोग उन स्थितियों का वर्णन करने में भी किया जा सकता है जहां पर कम समय में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, जैसे कि क्रिकेट में जब बॉल जो है बल्ले से टकराती है तो वो कितनी स्पीड से जाती है, उसका पता किससे चलता है, आवेग इम्पल्स से चल सकता है, ठीक है। आवेग संवेग पढ़ लिया, आवेग संवेग रिलेशन हो गया। अब अगला टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। देखो, यदि किसी समूह में वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, जैसे दो वस्तुएं हैं एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, अर्थात पारस्परिक क्रिया कर रही हो, तो पारस्परिक क्रिया करने के पहले और उसके बाद का जो टोटल संवेग होगा, टोटल मोमेंटम होगा, वो संरक्षित होगा, है ना, जब तक कि उन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। इसी चीज को क्या कहा जाता है, संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर कहा जाता है। कोई बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपसे पूछ ले कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, तो जब यदि कोई दो वस्तुएं, समूह में वस्तु एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, यानी कि आपस में क्रिया कर रही है, तो पारस्परिक क्रिया करने से पहले और उसके बाद का जो टोटल संवेग होगा वो संरक्षित होगा, और इसे ही संवेग संरक्षण के नियम से यहाँ पर जाना जाता है। कैसे डिफाइन करोगे इस चीज को, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि माना दो गोले अपन को दे रखे हैं ए और बी, आपके पास कोई भी दो वस्तुएं हैं तो आप उसको ऐसे इमेजिन कर लो, है ना, जैसे कि कोई भी दो वस्तुएं हमारे पास रखी हुई है। दो वस्तुएं जो थी, इसका द्रव्यमान m1 हो गया, इसका द्रव्यमान m2 हो गया, ठीक है। ये u1 वेग से जा रही थी, ये u2 वेग से जा रही थी, दोनों क्या कर रही है, जा रही है। एक छोटे से अंतराल में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में टक्कर हो गई, मतलब कॉलिजन हो गया, मतलब हिंदी में संघट हो गया। ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही थी, दोनों के बीच में क्या हो गई, टक्कर हो गई। टक्कर के पश्चात इस वस्तु का वेलोसिटी v1 हो गया बॉटल का, और इसका कितना हो गया, v2 हो गया, ठीक है। तो टोटल संवेग पहले और बाद का क्या होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए। तो इसी को क्या कहा जाता है, संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर कहा जाता है। और एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में यदि मैं आपको इसको कहूं तो आप इसको ऐसा कह सकते हो कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये तो मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ, बाकी इसका जो बेसिक डेरिवेशन है उससे भी अपन यही कंक्लूजन निकालेंगे। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 के बराबर यहाँ पर होगा। ये देख लो, फिर इसका एक बेसिक भी बता देती हूँ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखो पढ़ रहे हो तो अच्छे से और डिटेल में ही पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। टक्कर की, जैसे कि पहली वस्तु का द्रव्यमान तो सेम ही होगा, बोतल 1 लीटर की थी या 1 केजी में कंसीडर कर लो, ठीक है। और मेरे पास जो दूसरी चीज थी, मान लो दूसरी जो माउस था वो कितने का था, 2 केजी का था। जस्ट एन एग्जांपल, पहली वस्तु 1 केजी की, दूसरी वस्तु 2 केजी की थी। पहली वाली वस्तु जो है अपनी 5 मीटर प्रति सेकेंड से जा रही थी, दूसरी वाली वस्तु जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड से जा रही थी। इन दोनों में क्या हुआ, टक्कर हो गई। तो वस्तु का जो मास है, द्रव्यमान है, वो तो सेम ही रहेगा, बोतल 1 केजी की, माउस जो था वो 2 केजी का हो गया, लेकिन इसका वेग 5 से क्या हो गया, 7 हो गया, और इसका वेग जो है 4 से बढ़कर कितना हो गया, 6 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो वो चीजें होती है, टक्कर के पश्चात कुछ ना कुछ परिवर्तन इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बेसिकली संवेग संरक्षण में जो नियम लगता है वो गति का तीसरा नियम लगता है, ध्यान रखना, है ना। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु ए के द्वारा, या जो बॉल वाला अगर एग्जाम्पल भी आप कंसीडर करते हैं कि दो बॉल या दो वस्तुएं या दो बॉडी जो m1 m2 है, ठीक है। अभी अपन ने m1 m2 माना था, इन्होंने a और b मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेंद a के द्वारा b पर लगाया गया जो बल, दैट इज FAB, इसको ऐसे लिखा जाता है कि a वस्तु जो है, मतलब बॉटल माउस के ऊपर जो अपना बल लगा रही है, तथा B के द्वारा A पर लगाया गया बल, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और विपरीत होंगे, यही तीसरा नियम बोलता है। मतलब कि बॉटल ने जो माउस के ऊपर बल लगाया, मतलब एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के ऊपर जो बल लगाया वह बराबर होगा,
है ना, दूसरी बॉडी द्वारा पहली बॉडी पर लगाए गए बल के, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट यहाँ पर होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए से, तो आपको ये चीज पता है कि एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के, एफ इज इक्वल टू एम ए यहाँ पर होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ एम ए, ठीक है, और ये मेरा एक्सेलरेशन वाला, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो एम ए इज इक्वल टू एम ए। ये कौन सी वस्तु के लिए हो जाएगा, ये टक्कर से पहले का हो जाएगा, जब दोनों में टक्कर नहीं हुई थी, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बिफोर कोलिजन, और ये क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, जो उसका मास होगा और जो उसका एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा। अब आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो अपन इस एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v बाई टी यहाँ पर लिख सकते हैं, और सेम इधर भी क्या हो जाएगा v बाई टी। बट वेलोसिटी किसकी, टक्कर से पहले, वेलोसिटी किसकी, टक्कर के बाद। इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे तो m वस्तु का तो सेम ही रहेगा, टक्कर के पहले वेलोसिटी क्या थी, अपन इसको ऐसे कह सकते हैं वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टी, वो तो सेम ही रहेगा। दूसरी वाली बॉडी के लिए क्या रहेगा, वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाई टी, लेकिन नेगेटिव का साइन आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो एट द लास्ट आपको ये कंक्लूजन मिलेगा जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखकर बताया था, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली चीज। चलो अब ये तो हो गया कि करना क्या है, मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमारा क्वेश्चन तो एमसीक्यू फॉर्म में आ रहा है, तो मैं इसमें से पढ़ूं क्या। तो पढ़ना आपको बेसिक कंसेप्ट है, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, टक्कर कैसे होती है। बाकी पूछेगा तो वो आपसे न्यूमेरिकल ही है ना, बेसिक कंसेप्ट समझा जाता है इसको फिजिक्स का। ठीक है, क्लास 9th में भी आ जाता है, तो एक बेसिक ही है ये, है ना। चलिए, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है ना, 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए, ये हमारी ये हो गई गोली। इसको 4 केजी द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से यहाँ पर छोड़ा जाता है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना हमको यहाँ पर करनी है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अब अपन को यहाँ पर v1, u1, m1, v1 सब चीजें समझना पड़ेगी। ठीक है, तो बना पा रहे हो क्या ये वाली चीज। एक बार पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो। गोली समझ रहे हो, जो बंदूक के अंदर जो हमारी बुलेट होती है ना, जो जाकर किसी की भी बॉडी को लग सकती है, उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। मतलब गोली को अपन मान लेते हैं m1, कितने ग्राम की है, 50 ग्राम की है। 50 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 1000 यहाँ पर करोगे तो अपन इसको 0.05 केजी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग कर सकते थे। अब यहाँ पर राइफल जो है उसको मान लो कि दूसरी वस्तु क्या हो गई, जैसे अभी एक बॉटल और एक माउस मेरे हाथ में था, m1 m2, वैसे यहाँ पर एक बुलेट हो गई और दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, मेरा राइफल यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब इसमें अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या कहा गया है उसको समझ लेते हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो शुरुआती अवस्था में गोली जो है कौन सी थी, विराम अवस्था में थी। तो इस केस में गोली का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि u1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से मुझे m1 पता चल गया, m2 पता चल गया, u1 पता चल गया, और राइफल भी शुरुआती अवस्था में क्या थी, विराम अवस्था में थी। तो मेरी 4 चीजें निकल कर आ गई। जैसे ही गोली को दागा गया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 35 मीटर प्रति सेकेंड था। तो गोली का अंतिम वेग जो ये प्रारंभिक वेग रहेगा, ठीक है, ये वाला कितना यहाँ पर हो जाएगा, 35 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, गोली जो है किस वेलोसिटी से यहाँ पर गई है, 35 मीटर प्रति सेकंड से। तो अभी अपन को क्या पता चल गया, जो गोली है उसका वेग पता चल गया 0.05, जो राइफल थी उसका पता चल गया केजी। शुरुआती अवस्था में हमारी जो बुलेट है, जो गोली है, वो रेस्ट पोजीशन में थी, तो 0 आ जाएगा आंसर। और हमारी जो राइफल थी शुरुआती अवस्था में वो भी रेस्ट पोजीशन में थी, तो वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 4 चीजें समझ में आ गई। अब जैसे ही गोली को दागा गया, ठीक है, तो यहाँ पर v1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हम लोग इसके लिए बोल रहे हैं, गोली के लिए कितना हो गया, 35 यहाँ पर हो गया। लेकिन जैसे ही गोली को दागा गया, आपको पता है कि जब भी शूट किया जाता है तो थोड़ा सा कंधे की तरफ झटका लगता है। गोली आगे गई तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार पीछे की तरफ हमको एक धक्का लगेगा। जो धक्का लगेगा ना, वो चीज हमको यहाँ पर निकालनी है। मतलब प्रतिक्षेपी वेग, जो रिवर्सल वेलोसिटी है, वो हमको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये लिखना आ गया आपको तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फिर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ आपके पास ये वाली चीज होती है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1
प्लस M2V2। इसके अंदर आपको क्या करना है, बस वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, करो आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो, बस वैल्यू रखना है, सारी वैल्यू समझ में आ गई। ये क्वेश्चन पढ़ो, फिर एक और सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, उससे और अगर कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, M1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.05 हो गई है ना। U1 की वैल्यू तो 0 है तो ये पूरा ही 0 हो गया। M2 की वैल्यू 4 हो गई लेकिन U2 0 है तो ये पूरी ही वैल्यू मेरी किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। M1 की वैल्यू 0.05 है, V1 की वैल्यू 35 है, M2 की वैल्यू 4 है और V2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5 × 35, नीचे अपन ने 100 लगा दिए, दशमलव हटा के इधर अपन ने 4 लिख दिया और यहाँ से आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, V2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, आप आगे बढ़ जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, बस इसको सॉल्व ही करना है। 5 5 25 होते हैं, 5 या 15 और 2 17, ऊपर तो 175 आ गया, नीचे 400 आ गया, बस भाग लगाइए। V2 की वैल्यू आपकी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा 0.44 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि बल जो है प्रतिक्षेपी वेग अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए आपका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है। एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इधर वाली चीजों को मत देखना, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। जैसे कि एक 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली, क्वेश्चन सेम है, वैल्यू डिफरेंट है। 20 ग्राम द्रव्यमान है, मतलब पहली गोली कितने की हो जाएगी अपनी, M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 यहाँ पर हो जाएगी। M2 कितना दे रखा है, 2 kg यहाँ पर दे रखा है, ये ध्यान रखना ग्राम में है तो अपन इसको kg में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसका दोनों ही विराम अवस्था में, मतलब U1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और राइफल के लिए U2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ पर राइफल जो है 150 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उसको गोली को छोड़ा जाता है, राइफल तो छोड़ेंगे नहीं है ना, गन तो बंदूक जो है वो तो हाथ में रहेगी, लेकिन उसके अंदर की जो गोली है उसको छोड़ा गया है। तो V1 की वैल्यू 150 हो गई और अगेन हमको V2 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो अपन क्या लगाएंगे, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 के बराबर होगा। आपको पता है कि U1 और U2 दोनों 0 है, तो इस साइड की पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब M1 की वैल्यू कितनी है, 20 ग्राम में, तो मैं इसको 0.02 कर लूँ। V1 की वैल्यू 150 हो गई है ना, M2 की वैल्यू कितनी है, 2 kg में ही है और मेरे को V2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 150 दूना 300 हो गया, इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, क्योंकि अपन ने वो हटा दिया, यहाँ से दशमलव हटा दी, और ये 2 नीचे आएगा तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 बटा 300 बटा 200 कितना हो जाएगा, माइनस का 1.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। किसकी साइड, पीछे की साइड में। वही क्वेश्चन था, बस वैल्यू डिफरेंट थी, तो आपको ये रखना आना चाहिए। कैसे रखते हैं, सिर्फ ये वाली लाइन याद रख लो, F = ma वाली याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये वाली लाइन याद रखो, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे और क्वेश्चन आप कर लोगे क्या, देखो एक और आप चाहें तो अपन एक और ट्राई कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले थ्योरी करना है। मैं आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करूंगी, आपको बैठकर फिर इसकी प्रैक्टिस करना है। और देखो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स नो डाउट पूछे जाएंगे, क्योंकि प्री इतना टफ नहीं था जितना मेंस होगा, बट छोटे न्यूमेरिकल जिसमें बहुत वैल्यू ऐसी होगी कि डायरेक्टली एक ही बार में कट जाएगी, है ना, बहुत बड़े बहुत डीप न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन देखना, 100 ग्राम में, सिर्फ आपको इसको समझा देती हूँ, सॉल्व आप करना। 100 ग्राम 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं, ग्राम में कभी नहीं जाती, ये सब चीजें किस में जाएगी, SI यूनिट में, kg में जाएगी। 100 ग्राम को 200 ग्राम को आप kg में कन्वर्ट कर लो, 0.1 kg 0.2 kg की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश, ये दो वस्तुएं थी। ठीक है, A और B आप इसको मान लो। ठीक है, A और B एक ही रेखा के अनुदिश क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही थी। मान लो ये दो बहनें हैं, है ना, दो बहनें आपस में एक थोड़े से एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर चल रही थी। ये थोड़ा फास्ट चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड और ये थोड़ी सी स्लो चल रही है 1 मीटर प्रति सेकंड से, है ना। तो क्या होगा, ये दोनों, क्योंकि ये फास्ट चल रही है और ये स्लो चल रही है, तो ये क्या होगी, टकरा जाएगी। जैसे ट्रेन में होता है ना कि एक ही पटरी पर आ रही है लेकिन एक फास्ट से आ रही है एक स्लो से जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके टक्कर होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो टक्कर होने के बाद क्या हुआ कि टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का जो वेग है, जब इसमें टक्कर हुई तो पहली वस्तु का वेग कितना हो गया, 1.67 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 2 से कम होकर कितना हो गया, 1.67 हो गया। तो ये जो दूसरी वाली वस्तु थी इसका वेग कितना होगा, मतलब अपन को VB की वैल्यू निकालनी है। जैसा आपने राइफल बुलेट किया था, सेम एज इट इज चीज आपको यहाँ पर करनी है।
आपके पास m1 की वैल्यू है, आपके पास m2 की वैल्यू है। अब इसने क्या दे दिया है कि पहले शुरुआत में ये चल रही थी, मतलब u1 की वैल्यू 2 हो गई, u2 की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी, v1 की वैल्यू 1.67 दे रखी है और v2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ से आप v2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको समझना है कि कब u1 u2 होगा, कब v1 v2 होगा। ठीक है, चलो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन भी करवाया था, कल अपन ने गति के समीकरण भी किए थे, तो गति के समीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, न्यूमेरिकल है और कॉमन न्यूमेरिकल है, क्लास 9th की बुक का ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर, एक ट्रक है ना, ऐसे बोल सकते स्लाइड है, उस पर वो लुढ़कते हुए नीचे जा रहा है। ठीक है, 20 सेकंड में वो 400 मीटर चला जाता है। ठीक है, अपन बोलते हैं ना कि ऐसे ढलान जो होती है तो वहाँ पर जो ट्रक चालक होते हैं वो क्या करते हैं, गाड़ी बंद कर देते हैं और न्यूट्रल में लेकर चले जाते हैं। ठीक है, पेट्रोल की बचत होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर हुई है, 20 सेकेंड में वो 400 मीटर दूरी तय कर लेता है। इसका त्वरण आपको ज्ञात करना है, और यदि इसका द्रव्यमान किसका, ट्रक का 7 मीट्रिक टन हो, है ना, मतलब 7000 किलो हो, तो इस पर लगने वाले बल की भी गणना करो। तो मतलब मेरे को दो चीजें निकालनी है, मेरे को एक्सेलरेशन भी निकालना है और मेरे को बल भी निकालना है। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कहीं टेस्ट में भी दिया हुआ है, 2 से 3 बार हमने इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हुई है। चलो करते हैं। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से निकलना स्टार्ट करता है। 20 सेकंड, मतलब टी की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 20 सेकंड। विराम अवस्था में था, मतलब यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। 400 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो s की वैल्यू कितनी हो गई, 400 मीटर यहाँ पर हो गई। क्या निकालना है मेरे को, त्वरण यहाँ पर निकालना है। ठीक है, क्या बोल रखा है, यदि इसका द्रव्यमान जो है, मास जो है कितना दे रखा है, 7000 kg मीट्रिक टन में दे रखा है। एक टन 1000 किलो के बराबर होता है, तो 7 मीट्रिक टन 7000 किलो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दे भी रखा है आपको ब्रैकेट के अंदर। क्या निकालना है, बल निकालना है। कहाँ से शुरू करूँ, मेरे पास T है, मेरे पास U है और मेरे पास S है। दैट मीन्स कि मैं गति का दूसरा समीकरण लगा सकती हूँ। ठीक है, देखो क्यों, बाकी क्यों नहीं लगाए, वो भी तो एक बड़ा डाउट है। तो पहली समीकरण होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अगर आप चाहें तो देखो हमारे पास यहाँ पर ना, अगर मैं देखूँ तो v की वैल्यू नहीं है ना, और यहाँ पर देखूँ तो मेरे को यहाँ पर s दे रखा है, लेकिन इसमें s नहीं है। दैट्स वाई मैंने ये वाली इक्वेशन नहीं लगाई। आप चाहते तो लगा सकते थे, बट उसमें 2 से 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मतलब दूसरी या तीसरी में से पहली के साथ कोई भी 2 तो लगेगी। ठीक है, तो मान लो अगर अपन दूसरी वाली लगाते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू 4 दे रखी है, u पूरा 0 हो जाएगा, यू टी को क्या कर देगा, वो 0 यहाँ पर कर देगा। ये हो गया अपना हाफ, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, टी स्क्वायर, समय दे रखा है क्या, 20 सेकेंड, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू 200 a यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 2 से 400 कट गया है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक ये त्वरण आ गया। अब आपको पता है कि दूसरा नियम F इज इक्वल टू एम ए यहाँ पर होता है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7000 दे रखी है, 2 दे रखा है, तो 7 दूना 14, 40,000 न्यूटन आपका, 14,000 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन करने में। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे अपन 4 ऑप्शन के साथ भी कर सकते थे, बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा और अपन को बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेशन में प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे बैठकर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो 1 kg द्रव्यमान kg में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, एग्जाम्पल समझना क्या दे रहा है, 1 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। ठीक है, द्रव्यमान वस्तु का पत्थर कितने किलो का है, 1 kg का पत्थर है। ठीक है, किस वेलोसिटी से फेंका है, हमने 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका है, तो पत्थर देखो झील में गया है, पानी में गया, तो कुछ समय के पश्चात तो रुक ही जाएगा, तो पत्थर 50 मीटर की दूरी तय कर ली। S इज इक्वल टू विस्थापन जो है 50 मीटर का हुआ है, उसके पश्चात वो क्या हो गया, रुक गया है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है, अंतिम वेग जो है वो कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा। पत्थर और बर्फ के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल है उसकी गणना करनी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए यहाँ पर होता है। अगर मेरे को F निकालना है तो मेरे को मास चाहिए,
मास कितना दे रखा है 1 kg, बट मेरे पास त्वरण नहीं है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को त्वरण निकालना है। तो मान लो मैंने सोचा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से मैं त्वरण यहाँ पर निकाल लूँ, बट मेरे पास समय भी तो नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन नहीं लगेगी। मैं सोचूं मैं तीसरी लगा लेती हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली। तो v की वैल्यू तो कितनी है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि पत्थर रुक चुका है, पश्चात रुक जाता है, तो v की वैल्यू 0 हो गई। u की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, प्लस 2 एक्सेलरेशन नहीं पता है, विस्थापन पता है 50 मीटर का, बस इसको सॉल्व कर लो, ये 400 उधर चला गया, ये 100a हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई, है ना। तो ये F इज इक्वल टू 1 इंटू -4, मतलब -4 न्यूटन का बल लगा है, ठीक है। और माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि हम देखें तो यहाँ पर फ्रिक्शन हुआ है, घर्षण बल हुआ है, दैट्स वाई आंसर आपका -4 न्यूटन होगा, ठीक है। अब देख लो, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, संवेग वाला पूरा टॉपिक आपका हो गया है। कुछ क्वेश्चन आपको आवेग और संवेग में रिलेशन के मिलेंगे, वो हो जाएंगे, बट संवेग इतना सा नहीं है, संवेग में कई सारी चीजें, जस्ट लाइक अभी जो आपने पढ़ा उसी को आप देखना कि अभी हमने देखा दो वस्तु एक दूसरे से टकराई, तो वो तो क्वेश्चन में दे रखा था कि एक वस्तु जो है किस वेलोसिटी कम हो जाती है, दूसरी वस्तु की बढ़ जाती है, दूसरी वस्तु की हम निकालते हैं। लेकिन ऐसी कई सारे सिचुएशन और इससे रिलेटेड कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं कि दोनों वस्तुएं जरूरी थोड़ी एक ही दिशा में टक्कर के पश्चात एक ही दिशा में जाए, हो सकता है एक वस्तु रुक जाए और दूसरी वस्तु तेज गति से भाग जाए, हो सकता है टक्कर के पश्चात एक इधर चला जाए एक इधर चला जाए। तो उसके लिए क्या क्या सीन, क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, वो अपन आगे वाली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। अभी अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्थैतिक गति और घर्षण गति क्या होती है। अब जब हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बिल्कुल बेसिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं, फ्रिक्शन को, घर्षण को रिड्यूस करने की जो मेथड्स होती है, घर्षण को कम करने की जो विधियां होती है, और घर्षण के जो प्रकार होते हैं, ये 4 चीजें आती है। बट जब आप क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ते हो, पहले तो बेसिक पढ़ना जरूरी है। अब ऐसा भी नहीं है कि अपन डायरेक्टली क्लास 11 का पढ़ लें, पहले बेसिक जो अपन ने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है जो 9th में पढ़ा है वही 10th में। अब क्लास 11th में इसके कॉफिशिएंट आ जाते हैं, इसके गुणांक आ जाते हैं, जस्ट लाइक स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होता है, गतिज घर्षण गुणांक क्या होता है, तो वो फिर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट फ्रिक्शन को, ठीक है। फ्रिक्शन है क्या, यदि किसी स्थिर ठोस वस्तु पर कोई दूसरी ठोस वस्तु इस तरीके से रखी जाती है, स्थिर ठोस वस्तु जमीन हो गई, उसके ऊपर मैंने बहुत ही भारी, मतलब 1000 किलो का 1 मीट्रिक टन का एक बॉक्स रखा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बॉक्स प्लस सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इस दशा में दूसरी वस्तु को पहली वस्तु पर खिसकाने के लिए, मतलब दूसरी वस्तु जमीन हो गई, आप पहली वस्तु उस पर से खिसकाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस बल का मान एक सीमा से कम होने पर पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर नहीं खिसक सकती है। इसी चीज को हम लोग फ्रिक्शन के नाम से, इसी प्रकार के बल को हम लोग विरोधी बल या घर्षण बल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। चीजें समझ में आई, जैसे कि यहाँ पर आप समझ लो इसको ऐसे कि ये सरफेस है, मैं बोतल को यहाँ पर खिसकाना चाहती हूँ, बट बोतल ऐसी है कि बहुत हैवी है, खिसक नहीं रही है, ठीक है। तो मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ बोतल खिसकेगी नहीं, शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है। मतलब इसको खिसकाने के लिए मुझे इस बल से ज़्यादा, इसके बल से ज़्यादा बल यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स है। इस फ्रिक्शन फोर्स से अगर ज़्यादा बल मैंने लगाया तो ही वस्तु क्या होगी, आगे खिसक पाएगी, है ना। तो इस प्रकार के बल को विरोधी घर्षण बल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर आप कहें तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल f से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि बराबर होगा म्यू एन के, ठीक है। स्मॉल f फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, जो घर्षण बल हो गया, जो कि सतह और वस्तु के बीच में लगेगा, जो एक दूसरे से टच होगी, ठीक है। म्यू इसका कॉफिशिएंट यहाँ पर होगा, और एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स यहाँ पर होता है, जो नॉर्मली हम लोग उस वस्तु को आगे शिफ्ट करने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। चलो सिंपल सी चीज हो गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 प्रकार के फोर्स होते हैं, स्टैटिक फोर्स, स्थैतिक घर्षण होता है, स्लाइडिंग मोशन यहाँ पर होता है, और तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पर होता है। स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पर होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में यही वाली चीज आप कंसीडर करो कि इसके ऊपर आपने ये बॉटल रखी हुई है, ये नहीं खिसक रही है, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर फिक्स है। अब मैं जितना भी बल यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कैपिटल एन यहाँ पर लगा लूँ, ये मूव नहीं होगी, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इसको घसीट कर लेकर जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उसको ऐसे घसीट कर लेकर जा रही हूँ, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग मोशन का मतलब मैंने इसको इसके ऊपर क्या कर दिया, लुढ़का दिया, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, हिंदी के बजाय आप इसके इंग्लिश नाम ही याद रख लो। अब एक जनरल सी बात आप ही बताना, इन तीनों में से सबसे ज्यादा घर्षण किस में होगा। जैसे कि मैं इसको लिखूंगी म्यू एस, इसको भी यहाँ पर हम लोग म्यू स्लाइड एस एल करके लिख देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा म्यू आर यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा मेहनत किस में करनी पड़ी आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन में म्यू एस में मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि घर्षण बल ज्यादा था। उससे घर्षण बल, किसी भी चीज को घसीट कर ले जाने में भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उससे कम क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगा। और सबसे कम फ्रिक्शन किसके अंदर होता है, रोलिंग के अंदर होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु इजीली जो है रोलिंग फ्रिक्शन के थ्रू, जैसे बड़ी सी जो गैस की टंकी होती है, गैस का सिलेंडर होता है, आप इसको ऐसे उठाकर लेकर जाना दिक्कत में होता है, घसीटना मुश्किल होता है, लेकिन आप उसको ऐसे लुढ़का कर लेकर जाओगे इजीली चली जाएगी। ठीक है, तो म्यू एस हमेशा, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगा स्लाइडिंग से, है ना, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगा रोलिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, अब एक बार डेफिनेशन टर्म्स में देखना है तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, जो कि अभी आपको सिलेबस में दिया था, स्थैतिक और गतिक घर्षण का। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल वह घर्षण बल होता है जो तब उत्पन्न होता है जब दो सतहें एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान नहीं होती है। दोनों सतह एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान नहीं है, मतलब स्थिर अवस्था में है। ठीक है, और गतिज घर्षण बल वह घर्षण बल होता है जो तब उत्पन्न होता है जब दो सतहें एक दूसरे के सापेक्ष क्या हो, गतिमान हो। ठीक है, जैसे खड़ी सड़क पर खड़ी हुई कार, सड़क पर खड़ी हुई कार, या फिर मेज पर रखी हुई किताब, सब फिक्स है, कोई हिल नहीं रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। गतिज घर्षण में आप देख सकते हैं डाउनहिल स्कीयर या दो हॉकी खिलाड़ी जो एक पग को फिसला रहे हैं, कोई भी एक एग्जांपल जो कि गतिशील है, वो आपका क्या हो जाएगा, गतिज घर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, स्थैतिक घर्षण बल हमेशा गतिज घर्षण बल से अधिक होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन यूजुअली अधिक होता है अपना गतिज फ्रिक्शन फोर्स से, काइनेटिक अपन इसको लिख देते हैं। स्थैतिक घर्षण गुणांक, अब इसका जो कोफिशिएंट होगा, है ना, स्थैतिक घर्षण गुणांक, इसको म्यू एस से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कि गतिज घर्षण गुणांक से अधिक होगा। अभी तो इसने नॉर्मल फ्रिक्शन की बात करी थी कि एफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अधिक होगा मेरे गतिज फ्रिक्शन से। ठीक है, और सेम किसने बोला है, कोफिशिएंट के लिए बोला है कि म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। घर्षण गुणांक सतह की प्रकृति, उसकी कठोरता, उसकी चिकनाई पर निर्भर करती है। अब घर्षण गुणांक जो म्यू कोफिशिएंट अपन यहाँ पर ले रहे हैं, एफ जो अपन कह रहे हैं ना कि ये म्यू एन के बराबर होगा, तो म्यू किस पर डिपेंड करेगा, घर्षण गुणांक सतह की प्रकृति की, सतह कैसी है, सॉलिड है कैसी है, उसकी कठोरता कितनी रफ है और कितनी चिकनी वो है, इस पर डिपेंड करेगा। स्थैतिक घर्षण का उपयोग सड़क पर खड़ी कार या मेज की रखी किताब जैसे अनुप्रयोगों में किया जाता है। और गतिज घर्षण का उपयोग स्केटबोर्ड या स्केटिंग करने वाले दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से आ जाता है अपना क्लास 11 कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। तो 1 मिनट रुक जाते हैं और अभी तक जितना भी पढ़ा एक बार आप उसको सोच लीजिए, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ से अब आपको सीखने पड़ेंगे फॉर्मूलाज। 3 सिचुएशन 3 फॉर्मूलाज, ऐसी वाली चीजें होगी। करें स्टार्ट। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण बल वह घर्षण बल होता है जो कि संपर्क तलों के मध्य, संपर्क तल मतलब एक तो सतह हो गई, आप ऐसा एक इमेजिन करके रख ही लो, एक ही फिक्स चीज को इमेजिन कर लो कि एक जो है लकड़ी की टेबल है, हम जिस पर पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी स्टडी टेबल, उस पर एक किताब कई सालों से रखी हुई है जिसको हमने कभी खोल कर ही नहीं देखा, है ना। जैसे कि हम लोग ये मॉरल स्टोरीज वाली बुक लेकर आते हैं, है ना, कोई भी पढ़ने वाली जो रीडिंग बुक्स होती है वो लेकर आते, बट पढ़ा कभी नहीं। ठीक है, तो वो क्या है, वो टेबल पर किताब कहीं कोने में साइड में कई सालों से पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस पर क्या जो बल कार्य कर रहा है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बल कहेंगे, या फिर डेफिनेशन के टर्म्स में देखना है तो घर्षण बल जो कि संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति होने से पहले, मतलब कोई भी मूवमेंट होने से पहले उस पर जो भी फोर्स लग रहा होगा उसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोला जाएगा, है ना। आज तक आपने उसको उठाकर भी नहीं देखा, तो कौन सा फोर्स हो गया, स्टैटिक। जैसे ही आपने उसको उठाया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब 3 केसेस यहाँ पर हो सकते हैं।
ठीक है, कि वो किताब क्या हुई, कई सालों से पड़ी हुई है, तो आपकी टेबल पर क्या हो गई, वो चिपक गई है। ठीक है, कई सालों से वो पड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक घर्षण है। दूसरी सिचुएशन दिख रही है, दूसरी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, आप उसको उठाने की कोशिश कर रहे हो या आप उस पर बल लगा रहे हो। ठीक है, आप उस पर क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो ताकि वो अपनी पोजीशन से हिलकर थोड़ा सा आगे की साइड या थोड़ा सा पीछे की साइड शिफ्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी भी वो बल सफिशिएंट नहीं है उस बुक को वहां से, उस किताब को वहां से हटाने के लिए। तो वो दूसरी लिमिट हो गई, है ना, कि यहाँ पर एफएस, आप एक स्टैटिक फ्रिक्शन, आप एक बल लगा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन अपना एक बल लगा रहा है उस वस्तु को, उस किताब को वहीं पर रखने के लिए। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हो गई कि एक लिमिट हो जाती है कि जैसे ही हल्का सा प्रेशर और या हल्का सा बल और लगाया, वो किताब वहां से क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। तो 3 पॉसिबल केसेस हो गए, तीनों को 1 बाय 1 करके समझते हैं। ठीक है, सिचुएशन इमेजिन हो गई दिमाग में, क्या क्या चीजें हो सकती, वही टेबल वाला ही इमेजिन करो, इससे आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। माना कि लकड़ी का गुटका किसी टेबल पर स्थित है, उस पर एक कोई तनाव बल F यहाँ पर क्षैतिज बाह्य बल यहाँ पर कार्य नहीं करे, मतलब जब तक कोई इसको नहीं उठाए तब सतह पर केवल एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल R ही लगाया जाएगा। ऐसी अवस्था में घर्षण बल उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ तक ये वाला डायग्राम है। कैसे, जैसे कि अभी वस्तु जो है इस या बुक को हमने टेबल पर रखा है, तो टेबल जो है वस्तु पर बल आरोपित कर रही है और वस्तु भी या बुक भी क्या कर रही है, टेबल पर बल आरोपित कर रही है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि यहाँ पर सतह के द्वारा यानी कि टेबल के द्वारा वस्तु पर केवल एक बल, अभिलंब बल R क्रिया कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बुक जो है, किताब जो है, वो भी एक बल लगा रही है जो कि किसके बराबर है, W। आपको पता है W मतलब वो वजन लगा रही है जो कि किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, है ना, मास इनटू जो ग्रेविटी होती है उसके बराबर होगा। सिंपल सी चीज है। तभी तो ये दोनों बैलेंस अवस्था में, संतुलित अवस्था में, कल ये अपन ने संतुलित बल पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए पहले बेसिक पढ़ते हैं फिर अपन एडवांस पढ़ते हैं। यदि इसी बुक के ऊपर, गुटका मतलब वो लकड़ी का गत्ता, हम लोगों ने उसको बुक बोला है, यदि गुटके पर तनाव बल F लगाया जाए, अब हमने क्या करा, इसको हटाने की कोशिश करी, हमने इस पर एक बल F लगाया। ठीक है, तब तनाव बल के कम मान के लिए गुटका स्थिर रहेगा। इस स्थिति में घर्षण बल इसे संतुलित कर देगा, जिसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अब आप इस बुक को हटाने की कोशिश करें लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन इसको हटने नहीं दे रहा है, एक लिमिट तक तो वो हटने नहीं देगा। जैसे ही हमने स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स लगाया, बुक क्या करेगी, गति करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, परंतु तनाव बल, ये वाला बल बढ़ाने से क्या हो जाएगा, परंतु तनाव बल बढ़ाने से एक स्थिति ऐसी प्राप्त होगी जब गुटका गतिमान हो जाएगा। इसे सीमांत स्थिति में घर्षण बल अधिकतम हो जाएगा। अतः स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही, Fs max को ही क्या कहा जाता है, सीमांत घर्षण बल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अब इसी से फॉर्मूला बनते हैं और इसी से आते हैं न्यूमेरिकल। इतनी जो कहानी पढ़ी है वो सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज के लिए पढ़ी है। आप चाहें तो बिल्कुल डायरेक्टली भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बट क्वेश्चन अगर सिचुएशन वाला आता है तो फिर आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट याद करने का तरीका भी बता दूंगी, है ना। हर एक टॉपिक के बाद अपन एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं तो उससे आपको ईजी हो जाएगा। देखो, सीमांत घर्षण बल Fs max मतलब वो लिमिट जिससे 1 इंच भी या हल्का सा 1 न्यूटन भी थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगा तो वस्तु कैसी हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। ठीक है, तो Fs max जो होता है अभिलंब R के क्या होता है, समानुपाती यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अगर मैं समानुपाती का साइन यहाँ पर हटाऊं तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगी, म्यू एस आर से। ये चीजें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगी। Fs max इज इक्वल टू म्यू एस आर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप स्टैटिक घर्षण गुणांक, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकाल सकते हो जो कि Fs max डिवाइड बाय आर के यहाँ पर बराबर होगा। अर्थात किन्हीं दो संपर्क बलों के मध्य सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को ही, मतलब इन दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाएगा, म्यू एस कहा जाएगा। ठीक है, अब ये म्यू एस किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है कि वो कठोर है, चिकना है, सतह कैसी है। अब यहाँ से आपको थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब यहाँ से वो एमसीक्यूज बनते हैं। म्यू एस की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, 1, है ना, या फिर 1 से ज़्यादा, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल रहे हैं। तो म्यू एस का कोई मात्रक नहीं होता है, मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन, ऐसा कोई मात्रक नहीं होता है, जस्ट अ कॉफिशिएंट। ठीक है, तो म्यू एस का कोई मात्रक नहीं होगा। म्यू एस का मान 0 तथा 1 के बीच में ही होगा, हमेशा ध्यान रखना, ये 0 से 1 के बीच में ही होगा, है ना। जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक, ठीक है, इसके बीच में ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं।
म्यू एस का मान पदार्थ तथा संपर्क बलों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा, जो अभी आपने पढ़ा। म्यू एस का मान जो है तलों के आभासी संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, दैट मीन्स अगर वो टच नहीं हो रही है तो उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि एफ एस जो है, एफ एस मैक्स है ना, एफ एस की जो वैल्यू है, मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब जब वस्तु गतिशील नहीं थी, जब वस्तु विराम अवस्था में पड़ी हुई थी, आपने उसको जैसे कि वो डायग्राम नंबर 2 अभी आपने देखा था, है ना, वापस से मैं आपको डायग्राम पर लाती हूँ, ये वाली चीज, ठीक है। इस वाली चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, एफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स, यहाँ पर हो जाएगा। मतलब एफ एस ये वाली चीज कि आप जब हटाने की कोशिश कर रहे थे वस्तु को, तब भी आपने एक बल लगाया, तब भी वस्तु नहीं हटी, है ना। लेकिन अगर ये एफ एस जो है एफ एस मैक्स के बराबर हो जाता है या एफ एस मैक्स से कम होगा, तो उस केस में वस्तु क्या हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी, ठीक है। जैसे यही वाली चीज को वापस से समझना, इसको पहले अपन लिख लेते हैं, एफ एस मैक्स जो कि किसके बराबर होगा, म्यू एस आर के बराबर होगा। मतलब कि अभी तक आप क्या करना चाह रहे थे, देखना इसको, अभी तक आप इसको खिसकाने की कोशिश कर रहे थे, आप दम लगा रहे हो बट खिसक नहीं रही, दैट मीन्स आप अभी तक एफ एस फोर्स अपना लगा रहे हो, है ना, आप अपना स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहे हो, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन दैट मीन्स कि वो ये सतह इस बॉटल को रोकने की कोशिश करी, लेकिन आपने अपनी साइड से इतना फोर्स यहाँ पर लगा दिया कि ये क्या हो गई, गतिशील हो गई। मतलब आपने एफ एस मैक्स यहाँ पर ज्यादा लगा दिया, ठीक है। तो एफ एस मैक्स जो होगा या तो बराबर होगा या बोल सकते हैं बड़ा होगा एफ एस के, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ पर पॉसिबल है, तो इसी को क्या कहा जाएगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक यहाँ पर, या स्थैतिक घर्षण नियम कहा जाएगा। घर्षण का कारण पिंड के तल में खुरदुरापन होता है, जो भिन्न भिन्न वस्तुओं के अनुसार अलग अलग होगा। अगर फ्रिक्शन ही नहीं है, अगर बहुत ही चिकनी चमकीली सतह यहाँ पर है, तो जिसमें जीरो फ्रिक्शन है, तो वहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी कितना हो जाएगा, जीरो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन ही नहीं होगा, राइट। पिंड का तल जितना चिकना होगा घर्षण बल उतना ही कम होगा। घर्षण बल के कारण समतल धरातल पर किसी पिंड को समान चाल से बनाए रखने के लिए, है ना, हमेशा बाह्य बल लगाना पड़ता है। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि कोई पिंड गतिशील हो तो हमको एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं कि घर्षण बल गति का नहीं वरन आपेक्षिक गति का भी यहाँ पर विरोध करता है। ऐसी गति जो तभी होती है जब किसी आरोपित बल के अंतर्गत घर्षण अनुपस्थित हो, ठीक है। ऐसी गति कब होगी, जब कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तभी वो वस्तु कैसी होगी, अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। घर्षण बल दो संपर्क पृष्ठों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध करेगा, ये चीज अभी आपने देखी है ना। आपेक्षिक गति खुद फ्रिक्शन का ही नहीं बल्कि जो आपेक्षिक गति जो रिलेटिव मोशन यहाँ पर होता है उसका भी क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी अभी स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। अब सेम चीजें हमको पढ़नी पड़ेगी काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, गतिज फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। तो गतिज फ्रिक्शन को आप डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हो जैसे कि अभी स्टैटिक में पढ़ा कि वस्तु कैसी थी, स्थिर थी। अब हम लोग वस्तु के किसके लिए पढ़ रहे हैं, गतिशील होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो घर्षण बल जो कि संपर्कित तलों के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न होने के पश्चात कार्य करेगा जब वस्तु गतिशील हो गई, और गतिशील होने की अवस्था में उस पर जो बल कार्य कर रहा है उसे ही घर्षण बल यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है। उस समय ये वाला जो है संपर्क सतह का जो क्षेत्रफल है उस पर यह निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि अपन कंसीडर करते हैं कि जब पिंड पर आरोपित बाह्य बल F, हमने वस्तु पर बल लगाया तभी क्या हुई, वो गतिशील हुई। तो जब पिंड पर आरोपित बाह्य बल F का मान स्थैतिक घर्षण बल की सीमा से अधिकतम हो जाएगा, मतलब F काइनेटिक की वैल्यू F इस मैक्स से ज्यादा होगी, तभी तो वस्तु गतिशील हुई है ना। तो पिंड पृष्ठ पर आरोपित बल की दिशा में क्या करने लग जाएगा, गति यहाँ पर करने लग जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब इसी को अपन इससे भी निकाल सकते हैं, जिस केस में एफ के जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो आप इसको म्यू के बोल देंगे, जहां पर म्यू के क्या हो जाएगा, मेरा घर्षण कोफिशिएंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप म्यू के की वैल्यू निकालोगे तो एफ के बाय आर हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से, बल भी ज्यादा होगा और फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी हमेशा स्टैटिक वाला ज्यादा होगा, किससे, काइनेटिक वाले से। जैसे आप बोलते हो ना कि स्टैटिक वाला रोलिंग वाले से ज्यादा होगा, सेम वही वाली चीज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन शॉर्ट ये तो मैंने पूरी आपको कहानी बता दी, बेसिक कंसेप्ट बता दिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको यही चीजें काम आएगी। लेकिन आपको देखना है कि नहीं आप तो हमको फॉर्मूला बता दो डायरेक्टली, तो आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं।
एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन जो बराबर होगा म्यू एस, जहां पर म्यू एस आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक घर्षण गुणांक हो जाएगा इनटू एम जी के, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं आर बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना, जो कि किसके बराबर होगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या होता है एम इंटू जी यहाँ पर होता है, तो आप इसको डायरेक्टली आर ना लिखते हुए एम जी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है ना। जैसे भी क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, जस्ट लाइक उसने एम की वैल्यू दे दी, एफ एस की वैल्यू, जैसे कि एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी होता है। क्वेश्चन में आपको एम दे रखा है 1 kg, ठीक है, आपको बल यहाँ पर दे रखा है, स्टैटिक फोर्स यहाँ पर दे रखा है 10 न्यूटन का, तो इसने पूछा है कि बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैसा होगा, तो अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला एफ एस वाला, ठीक है, म्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एस डिवाइड बाय एम जी के बराबर हो जाएगी। बस अब अपन को इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, म्यू एस की वैल्यू अपन को निकालनी है, एफ की वैल्यू 10 है, ठीक है ना। अब नीचे क्या बचा, m बचा हुआ है, ठीक है, ये एफ एस है, ठीक है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, g की वैल्यू 9.8 या अभी अपन 10 रख ले, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यहाँ पर आ जाएगी। आइडियली इस टाइप के छोटे नंबर्स में आंसर आता है तो आपको यहाँ पर g की वैल्यू 9.8 रखनी पड़ेगी, तो ये 1 डिवाइड बाय 9.8 मतलब 10/98 मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। और हमने क्या पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, राइट। चलिए, तो ये तो स्टैटिक के लिए हो गया, सेम अपना काइनेटिक के लिए भी हो जाएगा, एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा म्यू के एम जी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। अब अगर एक कांच के ऊपर कांच रखा जाए, है ना, कांच के ऊपर हमने एक कांच के टेबल के ऊपर एक और कांच का जो है सरफेस रखी हुई है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन उस केस में क्या हो जाएगा 0.95 हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0.40 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये वाली चीज देखी है कि हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से। लकड़ी के ऊपर लकड़ी को रखा गया 0.50 का स्टैटिक होगा, पत्थर के ऊपर लकड़ी, ऐसे एक वैल्यू आपको बता दी गई है, ठीक है, लगभग ऑन एन एवरेज ये वैल्यू यहाँ पर रहती है। ओके, चलिए, अब घर्षण के ना कुछ यहाँ पर नियम भी होते हैं, तो एक बार अपन इन नियमों को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, एक बार से आप ये पढ़िए, देन अपन इसको रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से देख लो ये सारी चीजें। करें स्टार्ट। देखो क्या बोल रहा है, घर्षण बल सदैव पिंड की गति का विरोध करता है, क्योंकि फ्रिक्शन करता क्या है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उस गति का क्या करेगा, वो विरोध करेगा, है ना, मतलब पिंड पर आरोपित बाह्य बल की विपरीत दिशा में ये कार्य करेगा, ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई, ये घर्षण के नियम अपन पढ़ रहे हैं। संपर्क में रखे दो पिंडों के तल के मध्य में सीमांत घर्षण बल तलों की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि तल जो है वो कैसा है, सरफेस है, हार्ड है, चिकना है, कैसा है, ठीक है। सीमांत घर्षण बल एफ एस मैक्स अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के समानुपाती होता है, जो अभी आपने पढ़ा ना, एफ एस मैक्स जो उसको वस्तु को गतिशील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमेशा अभिलंब बल नॉर्मल आर के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। सीमांत घर्षण बल संपर्की तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। सीमांत घर्षण बल से पहले घर्षण बल बाह्य बल के संतुलन में रहता है, मतलब बैलेंस पोजीशन में, मतलब वस्तु गतिशील नहीं होगी। जैसे ही इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मैक्स से थोड़ा सा और ऊपर हुई, वस्तु कैसी हो जाएगी, गतिशील यहाँ पर हो जाएगी। जब पिंड सतह पर सरकने लग जाता है तब घर्षण बल कम होकर गतिज घर्षण बल के बराबर हो जाता है, जो सदैव गति का क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। ये चीज तो अपन ने पढ़ी ली थी कि हमेशा जो है एफ एस जो है वो किससे ज्यादा होगा, अपना एफ के से यहाँ पर ज्यादा होगा। तो जब एफ के ज्यादा होगा मतलब वस्तु कैसी हो जाएगी, गतिशील यहाँ पर हो जाएगी। ओके, चलिए, अब ये वाले जो एग्जाम्पल्स है, जो अपन ने ये चीजें पढ़ी है, ये कैसे काम करती है, तो देखो बेलिनी यानी कि लोटनी घर्षण बल, है ना, सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम यहाँ पर होता है, इसीलिए भारी वस्तुएं पहिए वाली गाड़ी में रखकर यहाँ पर लेकर जाई जाती है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन आपको पता है कि काफी ज्यादा कम यहाँ पर होता है। ये चीज अभी अपन ने पढ़ी थी, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, स्थैतिक घर्षण जो है सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम होगा आपका काइनेटिक, और सबसे कम आपका रोलिंग फ्रिक्शन लोटनी घर्षण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्लास 9th में भी थी, 11th में भी एक बार सिखाई गई है। घर्षण को कम करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप ल्यूब्रिकेंट यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे जो मशीनें हैं उनके बीच में कम फ्रिक्शन यहाँ पर हो और वो लंबे समय तक चल सके, टिकाऊ रहे। पॉलिश करके भी आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। बॉल बियरिंग लगाकर, बॉल बियरिंग आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीनों में इस प्रकार से बॉल बियर लगाए जाते हैं ताकि कम फ्रिक्शन हो। सुव्यवस्थित करना, वस्तुओं को सही तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि वायु प्रतिरोध और फ्रिक्शन दोनों को ही क्या किया जा सके, कम यहाँ पर किया जा सके, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
पॉइंट नंबर 10, टोटल 16 चैप्टर ही आप इसको कह लो, टोटल 16 टॉपिक हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, जिसमें हम लोग अभी हैं 10 नंबर के टॉपिक पर, दैट इज वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन क्या होता है, और अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, इन दोनों को अपन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्तीय गति देख लीजिए। वृत्तीय गति में अपन नॉर्मल सर्कुलर मोशन क्या होगा इसको समझेंगे, है ना। फिर इसमें कोणीय विस्थापन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि ये जाता है न्यूमेरिकल, पूरा न्यूमेरिकल ही जाएगा ये। उसके बाद अपन पढ़ लेंगे अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या एप्लीकेशन है ना। इस तरीके से अपन इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। वृत्तीय गति से मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो है किसी भी वृत्ताकार पथ पर क्या कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। पंखे की गति वृत्तीय गति होगी, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कर रहा है, वो वृत्तीय गति होगी। धागे से बांधे किसी भी अक्ष के परित किसी भी वस्तु को घुमाया जा रहा है, वृत्तीय गति होगी। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति वृत्तीय गति होगी। तो ये सारी चीजें, अब इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है कोणीय विस्थापन। अब ये सारी चीजें जो नॉर्मल आपने दूरी, वेग, त्वरण, ये सारी चीजें जो कल पढ़ी थी, ये सब वही है, बस अब पहले आप लीनियर वे में पढ़ रहे थे, अब आपको कैसे पढ़ना है, इस तरीके से सर्कुलर वे में पढ़ना है। ठीक है, तो जहां पर आप एक्सेलरेशन को ए लिखते थे, यहाँ पर आप उसको अल्फा लिखोगे। ठीक है, तो बस थोड़े से नाम चेंज है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ सिमिलर है। तो पहली डेफिनेशन देखना, कोणीय विस्थापन निश्चित अक्ष के सापेक्ष, एक अक्ष मेरा है, ये अक्ष है, मेरे को ऐसे गोल गोल घूमना है, निश्चित अक्ष के सापेक्ष किसी समय अंतराल में किसी कण की कोणीय स्थिति में परिवर्तन को उसका कोणीय विस्थापन कहा जाएगा। जैसे कि मैंने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये इसकी रेडियस कंसीडर कर लो, अब मैं यहाँ से घूमना स्टार्ट हुई हूँ, ठीक है, या फिर इसको एज इट इज बुक में जैसा दे रखा है वैसे ही कर लो। मैं यहाँ पर कहीं खड़ी हुई हूँ, यहाँ से लेकर मेरे को यहाँ तक जाने में जो भी परिवर्तन हुआ है वो क्या कहलाएगा, मेरा कोणीय विस्थापन कहलाएगा। क्योंकि अब हम सर्कल के परिध घूम रहे हैं, डेफिनेटली किसकी बात होगी, एंगल की बात होगी। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि किसी निश्चित अक्ष, ये मेरा अक्ष कैसा हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है, तो किसी निश्चित अक्ष के सापेक्ष निश्चित समय अंतराल में, समय भी फिक्स था कि 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड में किसी भी वस्तु के कोणीय स्थिति में जो कोई भी परिवर्तन आया वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। माना किसी समय t1 पर, है ना, जैसे कि ये देखो, माना किसी समय t1 पर कण की कोणीय स्थिति क्या थी, θ1 यहाँ पर थी, है ना, ये कण अभी इससे कितने पर था, θ1 एंगल पर था, और जस्ट 5 सेकंड के पश्चात उसकी पोजीशन चेंज हो गई और एंगल कितना चेंज हो गया, θ2 यहाँ पर हो गया। तो कोणीय विस्थापन जो उसके एंगल में डिफरेंस हुआ है डेल थीटा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। जैसे कि अपन इसको कैसे लिखेंगे, डेल थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ P1 ओ P2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी परिवर्तन आया है वो क्या हो जाएगा, आपका कोणीय विस्थापन हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन यहाँ पर होगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, कोणीय विस्थापन समझ में आ गया कि एंगल में जो भी परिवर्तन यहाँ पर हुआ है वो आपका कोणीय विस्थापन हो गया। अब वेलोसिटी भी सेम इसी तरीके से होगी, घूर्णन गति कर रहे कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही कोणीय वेग कहा जाता है। अब आपको पता है वेग की डेफिनेशन क्या थी, जो कल आपने देखी थी, ठीक है, कि वस्तु की जो विस्थापन में परिवर्तन की दर है, नॉर्मल फॉर्मूला लिखती हूँ, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, कल ही आपने पढ़ा था, मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। तो अगर इसी चीज को मैं कोणीय के टर्म्स में लिखूं, कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। कोणीय विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कोणीय वेग निकल कर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको W से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेग को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपन इसका एवरेज निकालेंगे तो AV यहाँ पर औसत कोणीय वेग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहे हैं आपके थोड़े से डिफरेंशिएशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़े से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपको अब समझना पड़ेंगे। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर समय पर, कि जस्ट अपन ने बोला कि 5 सेकेंड में ये परिवर्तन हुआ है, अगर कोई ये कह दे कि तीसरे सेकंड पर जो परिवर्तन हुआ था मुझे तो वो निकाल दो, है ना, तो अपन को पर्टिकुलर किसी समय के लिए पूछा है, तो अपन यहाँ पर ताक्षणिक कोणीय वेग निकाल सकते कि पर्टिकुलर तीसरे सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या थी या उसका जो कोणीय वेग था वो क्या था, वो निकाल कर बताओ। तो अपन उसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल टी इज इक्वल टू 0, है ना, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, और फॉर्मूला क्या था अपना, डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डी थीटा डिवाइड बाय टी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, जीरो लिमिट यहाँ पर रखेंगे, तो इस तरीके से अपनी वैल्यू जो भी थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, जस्ट लाइक कि 2t² प्लस टी यहाँ पर दे रखा होगा, जो भी अपन को क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको अपन का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, अवकलन यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे कि 2t² का कितना हो जाएगा, 4t हो जाएगा, t का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर t की वैल्यू को अपन 0 रखेंगे। ऐसे वो सॉल्व करने की बात है जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। कण का अगर कोणीय वेग नियत है, मतलब एक वस्तु जो है नियत कोणीय वेग से यहाँ पर चल रही है, उसने बिल्कुल भी 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से, वेग से वो चल रही है, उसने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई रिटार्डेशन नहीं, तो उस केस में ओमेगा किसके बराबर होगा, थीटा बाई टी के बराबर, क्योंकि परिवर्तन तो है नहीं, तो डेल अपन साइन लगाएंगे नहीं। तो इस थीटा बाई टी को मैं 2 पाई बाय एन भी लिख सकती हूँ, है ना, 2 पाई बाय एन, या फिर देखो 2 पाई बाय टी लिखा जा सकता है, टी जहाँ पर इसका आवर्तकाल टाइम पीरियड हो जाएगा, या फिर इसको मैं 2 पाई एन भी यहाँ पर लिख सकती हूँ। ये फॉर्मूला आपको हर जगह काम आएंगे, झूला झूलने वाले क्वेश्चन हो गए, कहीं पर भी हो गए, ये चीजें आपको हर जगह काम आती है। ठीक है। थीटा बाई टी हो गया, 2 पाई बाय टी, स्मॉल टी कैपिटल टी दोनों अलग है, और 2 पाई एन हो गया, जहां पर कैपिटल टी कण का आवर्तकाल हो जाएगा, एन उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है। कैपिटल टी बेसिकली वृत्ताकार पथ को एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगा वो, है ना, और एन क्या होता है, 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या की, 1 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगा पा रहा है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, थीटा बाई टी, 2 पाई बाई टी और 2 पाई एन, इसको आप लिख लेना, इससे न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है। अब यही चीज सेम अपनी किसके लिए हो जाती है, कोणीय त्वरण के लिए। तो अब त्वरण की डेफिनेशन क्या थी जो कल पढ़ी थी, वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। वेग में परिवर्तन मतलब डेल डब्ल्यू, है ना, सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। अभी आप क्या बोल रहे थे कि वेग क्या होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है वो हमारी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। अब आप बोल रहे हो एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इस तरीके से, तो अल्फा क्या होगा, डेल डब्ल्यू बाय डेल टी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब सेम चीज वापस से यहाँ पर हो जाएगी कि ताक्षणिक कोणीय त्वरण किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसको फिर अपन लिमिट से सॉल्व करेंगे। ठीक है। डेल डब्ल्यू बाई डेल टी हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी आप इसको लिख सकते हो। तो अब इसको लिखने का तरीका देखना, डी डब्ल्यू बाई डी टी अपन ने इसको लिखा। अब डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, वेग यहाँ पर है, वेग के लिए आपने अभी क्या लिखा था, डी थीटा बाई डी टी लिखा था। ठीक है। डी 2 बार है, मतलब 2 बार अवकलन होगा, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गई अपनी एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है। और अगर कोई कोण जो है अगर नियत है, मतलब फिक्स त्वरण से यहाँ पर चल रहा है, मतलब एक फिक्स त्वरण उसने कर लिया है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो अपन इसको मैं डायरेक्टली डेल का साइन हटा के इसको डब्ल्यू बाई टी लिख सकती हूँ। ठीक है। या फिर ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा इंटू टी यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है। तो ये जब न्यूमेरिकल्स करोगे वहां पर आपको डायरेक्टली वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है, जैसे कल आपने रेखीय वेग यहाँ पर पढ़ा था और उसी चीज को आप कोणीय वेग से कनेक्ट करोगे तो क्या संबंध होगा, तो आप चाहे तो इसको डायरेक्टली याद कर लो, और करना है तो आप बिल्कुल इससे डिफरेंशिएशन से जाकर, लिमिट से जाकर कर सकते हो। आपको पता है कोण बराबर क्या होता है, अगर आपको कोण निकालना है तो जो भी चाप आपने काटा है P1 P2 का डिवाइड बाय जो रेडियस है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। इससे अपन निकालते हैं, तो जो नॉर्मल जो रेखीय वेग जिसको अपन v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, r इंटू एंगुलर वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ये एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है दोनों के बीच में। ठीक है। सेम चीज एक्सेलरेशन के लिए भी होगी, ये चीज किसके लिए हो गई, वेलोसिटी के लिए यहाँ पर हो गई। सेम चीज अपन को किसके लिए बतानी है, एक्सेलरेशन के लिए बतानी है। यानी कि जो नॉर्मल त्वरण होगा वो कोणीय त्वरण के r यानी कि रेडियस और त्वरण का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आप डायरेक्टली ये चीजें याद रख लो, है ना। रेडियस वाले केस में भी अपना सिंपल सा हो जाएगा, v इज इक्वल टू r, W के बराबर, ये वेग के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया, त्वरण के लिए। तो कोण में हमेशा आप रेडियस को ऐड कर दो, रेडियस का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। एक चीज अपन बेसिक सा कंसेप्ट है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एक रॉकेट की मोटर 1000 किलोग्राम ईंधन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से प्रति सेकंड जलती है, मतलब मोटर में 1000 किलोग्राम ईंधन है प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण है, प्रति सेकंड जो है वो इतना जला देती है। बाहर फेंकने का अपेक्षित वेग जो है 700 मीटर प्रति सेकंड है। रॉकेट का जो थ्रस्ट है वो आपको निकालना है। थ्रस्ट एक प्रकार का बल ही होता है जो उसको ऊपर उठाने में मदद करता है, जैसे एरोप्लेन में भी हम सेम कंसेप्ट यूज करते हैं। तो आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, ma अपना होता है, तो सेम चीज यहाँ पर हो ही रही है।
मास जो होगा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो परिवर्तित है, तो dm/dt हो गया और ये उसका वेलोसिटी यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी होगी, 700 मीटर प्रति सेकंड अपन को दे रखी है आपेक्षिक वेग, ठीक है। और dm/dt कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। तो बस इसके अंदर आप क्या करें, वैल्यू को पुट कर लें, 700 इंटू 1000, आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 इंटू 10⁵ न्यूटन, मतलब बस एक पावर में अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, वृत्तीय गति और अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है। वृत्तीय गति अभी आपने समझी, अब उसी को अपन समझते हैं अभिकेंद्रीय बल से क्या रिलेशन है। तो देखो, अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स होता है जो कि अंदर की साइड लगता है। अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि बाहर की साइड लगता है, ठीक है। देखो, अभिकेंद्रीय बल जो होगा आपका कैसा लगेगा, अंदर की साइड। आप इसे याद रखो, अभी मतलब अंदर, अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब बाहर, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। और हिंदी में तो समझ में आ ही रहा है। और सेंट्रीपेटल से आप याद रख सकते हो, पैटल मतलब अपना इन हो जाएगा, फ्यूगल मतलब बाहर, आउट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में जैसे भी आप याद करना चाहें। तो सबसे पहले यदि देखा जाए अभिकेंद्रीय बल को, तो अभिकेंद्रीय बल पिंड को वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से घुमाने के लिए लगता है। यह बल त्रिज्या के साथ केंद्र की ओर मतलब अंदर की साइड लगता है। यह बल किसी भी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में लगता है, ठीक है। और उपग्रह द्वारा ग्रह की परिक्रमा जो करी जाती है वो इसी वजह से हो पाती है क्योंकि उसके ऊपर एक प्रकार का सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, तभी वो अपनी कक्षा में रहकर परिक्रमा करते, नहीं तो कब से वो क्या कर जाते, अपनी कक्षा को छोड़कर चले जाते, ठीक है। अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल बल आभासी बल होता है और बाहर की साइड लगता है। यह बल घूर्णन के केंद्र से बाहर की ओर लगेगा। यह बल गतिमान वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति को पैदा करता है। जैसे कि आप अपने मैरी गो राउंड झूले वगैरह में बैठे होंगे, तो कैसे, जैसे झूले का सेंटर पॉइंट ये है, तो ऐसा लगता है कि बाहर की साइड हम लोग फेंका रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने हाथ में रस्सी बांधकर जो है पत्थर को इस तरीके से घुमाया होगा, तो वो सब किस प्रकार का होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, बाहर की साइड बल एक महसूस किया जाता है, ठीक है। टायर का कीचड़ उछालना अपकेंद्री बल का एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और गोल घूमते हुए झूले पर बैठे लोग अपकेंद्री बल के कारण ही बाहर की ओर यहाँ पर चले जाते हैं, बट उससे बंधे हुए रहते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर डिफरेंस वाइज देखना है खोज वगैरह को लेकर, तो देखो, अपकेंद्रीय बल की बात यहाँ पर हो रही है। अपकेंद्रीय मतलब ऊपर, ऊपर मतलब बाहर, बाहर मतलब सेंट्री फ्यूगल फोर्स, तो कहाँ पर लगता है, बाहर की साइड लगता है। अभिकेंद्रीय मतलब पैटल, पैटल मतलब अंदर, अंदर की ओर लगने वाला बल, दिशा बाहर की ओर लगेगी, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो ये कैसी लगेगी, अंदर की साइड लगेगी, गोले के केंद्र की ओर लगती है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, गोले के केंद्र से वस्तु की ओर मतलब बाहर की ओर लगेगी। पानी से भरी बाल्टी को जब तीव्रता से घुमाया जाता है तो पानी नीचे नहीं गिरता है, ये किसका एक उदाहरण हो गया, अपकेंद्रीय बल का यहाँ पर उदाहरण हो गया। पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाना अभिकेंद्रीय बल हो गया, ठीक है। इसको परिभाषित किसने किया था, अपकेंद्री को क्रिस्टियन हांसन ने किया था, 1659 में ही कर दिया था। और अभिकेंद्री को न्यूटन ने 1684 में किया था। क्या यह वास्तविक बल है, यह बल गति का जड़त्व, ये एक प्रकार का छद्म आभासी बल है। लेकिन जो अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपेटल फोर्स है जो कि अंदर की साइड लगता है, जो कि रियल भी है और वस्तु को गोले के बाहर उड़ने से रोकता है, मतलब अंदर बांधे रखता है, दैट इज अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ तक अपना कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए, मतलब लास्ट के 3 से 4 टॉपिक और अपने बचे हुए हैं, जिसमें अपना एक बचा हुआ है कार्य और ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये चारों चीजें तो एक ही टॉपिक है पूरा, ठीक है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तीनों की डेफिनेशन, तीनों की यूनिट, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला प्लस न्यूमेरिकल, जो कि आपके अभी प्री में भी बहुत पूछे गए थे। फिर कार्य और ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है वो अपन पढ़ेंगे। देन अपना गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गुरुत्वाकर्षण त्वरण आएगा, जो कि आपका नेक्स्ट क्लास में पूरी यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आप मानकर चले कि 3 दिन अप्रोक्स अपन को एक यूनिट कंप्लीट करने में लग रही है। ये तो टॉपिक ऐसे थे कि प्री में भी प्रिपेयर किए हुए थे, तो आसानी से आप इसको समझ सकते, बट कुछ टॉपिक, कुछ यूनिट ऐसी है जो कंप्लीटली आपके लिए न्यू होगी, जस्ट लाइक लॉजिकल गेट्स हो गए, डॉपिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो अपन कवर करेंगे सारी ही चीज़ों को, ठीक है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे मैंने आपसे अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पूछा था, लिमिट वाले क्वेश्चंस पूछे थे, जो अभी आपको मैथ्स में भी आएंगे, राइट, तो वो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको आते हैं, नहीं आते, या फिर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी हो तो। नहीं तो हम लोग फिर अलग से उन क्लासेस में भी मैथ्स को थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।